Hello students, in today's lecture number 8, we shall discuss some more numerical problems on the bar magnet, that is magnetic dipole. Now already we discussed example 5.1 of NCERT. Now example 5.2. What is there in this example? A salt bar magnet placed with its axis at 30 degree with the external field of 800 Gauss experiences a torque 0.016 न्यूटन मीटर। एक सॉल्ट बार मैग्नेट रखा हुआ है इसके एक्सिस के साथ 30 डिग्री। किसके साथ 30 डिग्री? ए सॉल्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड है कोई, ये मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है जिसका वैल्यू है 600 गॉस। और 600 गॉस को हम टेस्ला में लिखें तो 1 गॉस का मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। 1 गॉस का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, 600 गॉस लिखो या फिर लिखो 800 है, 800 गॉस, 800 गॉस या 800, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 800 गॉस। तो 800 गॉस, गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसमें कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट का जो एक्सिस है ये बार मैग्नेट है, और ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये इसका एक्सिस हो गया बार मैग्नेट का। ये एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट 30 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ? इस फील्ड के साथ, एक्सटर्नल फील्ड जिसका वैल्यू 800 गॉस या 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। और ये जो बार मैग्नेट है इस केस में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और जो टॉर्क इसको एक्सपीरियंस हो रहा है 0.016 न्यूटन मीटर एक्सपीरियंस हो रहा है। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। ए पार्ट हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो देखिए, जो ये टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इसको बार मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो क्या होता है? mb sin थीटा, ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ पर mb sin 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट चाहिए, तो m चाहिए। तो m निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को? टॉ अपॉन b साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो टॉ का वैल्यू कितना है? 0.016 न्यूटन मीटर। b का वैल्यू कितना है? 800 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना टेस्ला है। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये m का वैल्यू आया। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं तो देखिए -4 है, ये -3 ऊपर है, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 यानी 160 हो जाएगा ना बेटा। भाई ये -3 और ये -4, ये ऊपर जाएगा तो +1 ऊपर बचेगा, तो +1 यानी 10 इंटू 16 160 हो जाएगा, और नीचे 800 आ गया, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हुई, ये 40 बार, और ये 10 और ये 4, यानी कितना आ गया? ये 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, डाइपोल मूवमेंट जिसको आप कहते हो। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल जानते हो आप? मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और मोस्ट अनस्टेबल का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 180। मैंने आपको बताया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180 यानी एंटी पैरेलल, और स्टेबल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यानी पैरेलल होता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में कितना वर्क डन होगा ये निकालना है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में वर्क डन, ये पार्ट बी है आपका। तो वर्क डन जो होगा
देखिए वर्क डन जो आता है आपका कितना आता है, वर्क डन u के बराबर हम लिखते हैं, u कितना आया था, एम वी कॉस थीटा, यही आया था ना, याद करो, m डॉट बी आया था या नहीं, m डॉट बी यही आया था, एम बी कॉस थीटा आया था। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाने में कितना वर्क डन होगा। अच्छा, यहाँ माइनस भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ माइनस भी आता है, ये आता था ना आपको ध्यान हो तो, माइनस एम डॉट बी ये आया था हमारा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय डाइपोल, इसी का यूज कर रहे हैं, यही तो वर्क डन है। तो अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में बेटा, 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो ये देखिए एम बी कॉस 0 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस कहाँ पर ले गए, 180 डिग्री, तो एम बी कॉस 180 यही लिखा जाएगा ना भाई, ये इनिशियल हो जाएगा 0 डिग्री पर, और माइनस ये फाइनल हो जाएगा 180 पर। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, माइनस कर दिया। अब ये माइनस एम बी कॉस 0 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, एम बी कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1, कॉस 180 क्या होगा, -1, कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा बेटा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -2mb, कितना आ जाएगा, -2mb आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, -2mb आ गया। अब ये मैग्नीट्यूड की बात करें, ये मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं सिंपली 2mb ले लूंगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें 2, और m कितना है, m हमने निकाला ना ऊपर 0.40। ठीक है, और b कितना है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमें दे रखा है 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 0.40 तो 0.80 ये हो गया, और 800 ये, तो ये कितना आ जाएगा 64, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 064 जूल, इतना वर्क डन होगा। वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, इतना वर्क डन हो जाएगा बेटा 0.064। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है 0 डिग्री, और मोस्ट अनस्टेबल का मतलब क्या है 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट है इसका, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए सोलेनोइड, बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया जाता है एक सोलेनोइड से, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सोलेनोइड है और इतने टर्न्स हैं उसमें, बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, तो सोलेनोइड से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ये पता करने के लिए इसका पार्ट सी है ये। तो पार्ट सी में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बराबर क्या होता है, NIA, ये होता है ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बार मैग्नेट का। ठीक है, और बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो इसी से सब कुछ हो जाना चाहिए। तो देखिए करंट निकालना है, तो I बराबर M/NA, यही तो होगा। तो I का वैल्यू, M का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाला है हमने 0.40, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं 1000 इंटू एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये एरिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 40 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं इसको, और -4 को ऊपर ले जाओ तो +4, अपॉन नीचे रह जाएगा 2000, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका +2 ऊपर, +2 का मतलब 400 अपॉन 200, तो कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर, ये करंट का वैल्यू आया 2 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर, वाला कितना आ गया 2 एम्पियर, ये 2 है बेटा, ये 2 है, 2 एम्पियर, 400 अपॉन 200 क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। सिंपली इसी फॉर्मूले से यूज आ गया। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे यूज किया, बेटा हमने ऑलरेडी
बात की है कि बार मैग्नेट और एक सोलेनोइड एक जैसे होते हैं, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा बार मैग्नेट का वही तो सोलेनोइड का होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उस फॉर्मूले का यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। देखिए क्या कहता है ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5.13 क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लेते हैं। What happens if a bar magnet is cut into two pieces, transverse to its length, along its length? क्या होगा यदि एक बार मैग्नेट को दो पीसेज में काट दिया जाए, एक तो ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ और अलोंग इट्स लेंथ। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। देखो 5.3 का पार्ट ए कर रहे हैं हम, पार्ट ए कर रहे हैं, ठीक है। ए कह रहा है कि बार मैग्नेट को दो तरीके से कट किया। ये बार मैग्नेट है, ठीक है, दो पार्ट्स में कट किया है। पहला तो कह रहा है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, ये लीजिए ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ कट कर दिया। और दूसरा कह रहा है कि इसी बार मैग्नेट को कैसे कट कर दिया, अलोंग इट्स लेंथ। तो अलोंग इट्स लेंथ तो ऐसे कट किया जाएगा, क्योंकि ये है लेंथ 2L मान लेता हूं, 2L लेंथ। तो जब ट्रांसवर्स टू लेंथ कट किया तो ये L और ये L हो जाएगा। अब आप जानते हो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो m इंटू 2L होता है बार मैग्नेट का। ये स्मॉल m इसके जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ये जानते हो आप। ऐसे ही इसका ये साउथ पोल और इसका ये नॉर्थ पोल, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m ले लेते हैं, चलो ठीक है। जब आप ट्रांसवर्स टू लेंथ कट करोगे तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा m डैश, देखिए m तो वही रहने वाला है, m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो बदलेगा नहीं। कब, जब ट्रांसवर्स कट कर रहे हो, लेकिन लेंथ आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई, हो गई या नहीं। यानी जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ गया, 1/2 m इंटू L, ये आया सिंपली, यही आया ना, 1/2, सॉरी ये L होगा ना, ये 2L का आधा है, ओके ओके, m इंटू 2L, m इंटू L हो जाएगा ना बेटा। भाई एक बार मैग्नेट, ये m इंटू 2L होता है टोटल का, तो इसको ट्रांसवर्स कट किया तो L लेंथ आई, तो m इंटू L आ जाएगा, ये m इंटू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, 2L/2 ऐसे लिख सकते हो, 2L/2, ठीक है। अब 2L/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ m इंटू 2L लिखा जा सकता है ना, ऐसे समझिए इसको, m डैश। तो m डैश कितना आ गया, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी ट्रांसवर्स टू लेंथ कट करोगे बार मैग्नेट को तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो तो हाफ हो गया, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रहा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम। ये जो स्मॉल m है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये क्या रहेगा बेटा, ये तो रहेगा सेम। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, ध्यान रखना ये स्मॉल m और कैपिटल M का अंतर समझना है आपको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्या हो गया, हाफ हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया हाफ, ठीक है, जब आपने ट्रांसवर्स कट किया। अब जब लेंथ वाइज कट करोगे, ये तो पहला केस था, ठीक है, और ये दूसरा केस है। लेंथ वाइज कट किया तो लेंथ वाइज कट करने से ऐसे दो मैग्नेट बन जाएंगे, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, तो दोनों की लेंथ तो वही रहेगी, 2L रहेगी, लेकिन अब जो स्ट्रेंथ है ना बेटा वो आधी हो जाएगी, m/2 ये m/2, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधी हो जाएंगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधी हो जाएंगी। तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो m तो हो गया आधा और 2L वही रहा, तो वापस कहानी तो वही आ रही है, m इंटू 2L, यानी हाफ m इंटू 2L क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी भी आधा हो रहा है, और क्या आधा हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आधा हो गया। तो यहाँ तो दोनों ही आधे हो गए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल
मूवमेंट, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, हाफ, क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो लेंथ वाइज कट करेंगे और आप ट्रांसवर्स कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट का हमें 2 मैग्नेट मिल जाएंगे और प्रत्येक पार्ट में जो है उनका अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो इसका पार्ट एक क्लियर हो गया आपको। भाई बार मैग्नेट को यदि ट्रांसवर्स टू लेंथ कट करोगे तो 2 मैग्नेट बन रहे हैं, अलोंग इट्स लेंथ कट करोगे तब भी 2 मैग्नेट बन रहे हैं, और उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब ट्रांसवर्स कट कर रहे हो तो आधा हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ट्रांसवर्स कट करने पर चेंज नहीं हो रही है। अलोंग द लेंथ कट करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधा हो जाता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाता है। चलो ये हो गया। बी पार्ट देखते हैं। ए मैग्नेटाइज्ड निडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क। मैग्नेटाइज्ड निडल मतलब डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट, कंपास निडल कह सकते हो, जिसके 2 पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डेफिनेटली वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, देख चुके हैं हम, लेकिन टोटल फोर्स 0 होता है। लेकिन वहीं यदि हम इस मैग्नेटाइज्ड निडल के बजाय एक आयरन नेल एक बार मैग्नेट के पास ले जाएं तो ये फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है। क्यों? ठीक है, तो देखिए इसको भी समझते हैं। पार्ट बी जो है, पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटाइज्ड निडल को रखते हैं, मान लीजिए ये निडल है, ये मैग्नेटाइज्ड निडल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टोटल फोर्स तो इस केस में क्या होता है, 0 होता है, लेकिन टोटल टॉर्क जो होता है वो 0 नहीं होता। कितना होता है टोटल टॉर्क, mb sin थीटा, ये आता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम किसी बार मैग्नेट के पास, ये बार मैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा। कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, जरा ड्रॉ कर लें इसको, देखो जरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसकी होती हैं बार मैग्नेट की, इस टाइप से होती हैं, इस टाइप से होती है, क्लोज लूप बनाती हैं। अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, यहाँ से एंट्री करती हैं और यहाँ से निकलती हैं। तो देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ भी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर यूनिफॉर्म है। आप जानते हो बार मैग्नेट के पोल्स पर उसका स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होता है और मिडिल में कम होता है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक आयरन नेल को लेके आओ, ये मान लीजिए एक आयरन नेल है, ठीक है, ये एक आयरन नेल है, मान लीजिए ये क्या है बेटा, एक आयरन नेल है, आयरन नेल। तो आयरन नेल इसको अट्रैक्ट करेगी, क्यों? क्योंकि आयरन नेल को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। आयरन नेल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगी आयरन नेल, तो उस केस में इसका टोटल फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा और ना टॉर्क 0 होगा। ठीक है, यानी इसको टॉर्क भी एक्सपीरियंस होगा और फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा, समझ गए। लेकिन जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो टोटल फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आयरन नेल को टोटल फोर्स और इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस कारण टोटल फोर्स इस केस में तो 0 आ रहा है, टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क तो दोनों ही केस में 0 नहीं होगा, लेकिन टोटल फोर्स 0 कब होगा, जब कोई मैग्नेटिक निडल आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलिए पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है, देखिए जरा। मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। क्या सभी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस का एक उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए? यदि यस तो बताइए टोरॉइड में क्या होता है फिर। व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड?
तो देखिए किसी भी जो मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैग्नेटिक configuration must have both north and south pole। कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, कि उसके पास नॉर्थ और साउथ दोनों मैग्नेटिक फील्ड पोल्स हों। ये ट्रू केवल तभी होगा, कब ट्रू होगा, it is true only if the source of the field has a net zero magnetic non-zero diamagnetic movement। यदि किसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यदि जीरो नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उस केस में ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी ट्रू नहीं है, अभी कोई जरूरी नहीं है ट्रू हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है या नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा तो फिर उसमें क्या नाम से नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होने चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो उस केस में जो है जरूरी नहीं है कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स हों, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो डेफिनेटली उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यदि जीरो नहीं है तो उसके दोनों पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ। भाई यही तो होता है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जब तक इसके पास है बाहर मैग्नेट के पास, तब तक ये दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पोल एग्जिस्ट करें, ठीक है, ठीक है। अब टोरॉइड में क्या होता है, टोरॉइड के केस में तो टोरॉइड है एक है, और एक एग्जांपल है स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है। टोरॉइड की बात करो, टोरॉइड एंड स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, इन दोनों के केस में क्या होता है बेटा, इन दोनों के केस में ये एंडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, एंडलेस। और जब एंडलेस होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंडलेस होंगे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल उसके पास नहीं होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं होंगे, तो उस केस में तो फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पार्ट सी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। magnetic configuration will always have north and south pole if its magnetic dipole moment is non-zero, and if the magnetic dipole moment of any magnetic configuration is zero, then it may have single pole, north or south pole. In case of toroid, there is no end, it is a endless structure, toroid is a endless structure, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेट जो इनफाइनाइट कंडक्टर्स होते हैं, करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, वो भी एंडलेस स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका पार्ट डी करते हैं। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन वार्स, अच्छा सवाल है ये। टू आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले आयरन वार ए और बी गिवन है, एक जैसे दिखने वाले दो आयरन बार ए और बी गिवन है, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड, उन दोनों में से कोई एक निश्चित तौर पर मैग्नेटाइज्ड है। वी डू नॉट नो विच वन, और हमें पता नहीं है कि कौन सा मैग्नेटाइज है। हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, कोई कैसे सुनिश्चित करेगा, असर्टेन मतलब कैसे पता लगाएगा, सुनिश्चित करेगा कि या तो कोई एक या फिर दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं या नहीं। इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड, यदि उन दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज्ड है तो ये फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैग्नेटाइज है, ठीक है। यूज नथिंग एल्स बट द बार्स ए एंड बी, तो कैसे करें, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, एक
एक जैसे आइडेंटिकल बार मैग्नेट है। तो अच्छा सवाल है, समझ में आपको आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट ले लो, एक ये है ए और एक ये है। बार मैग्नेट नहीं, रॉड बोल रहा है वो, ए और बी, ठीक है। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स, ये क्या है? आयरन बार्स, लोहे की छड़ है। आयरन बार्स, ठीक है। एक जैसी है, एक जैसी होने का मतलब इनकी लेंथ सेम है, इनका एरिया सेम है, ठीक है। दोनों सेम मटेरियल की हैं। आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स हैं, आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स हैं, और ये दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसी हैं। तो फिर कैसे पता लगाएं कि कौन सी मैग्नेटाइज है? दोनों में से एक मैग्नेटाइज है और एक नहीं है। और यदि दोनों मैग्नेटाइज हैं तो कैसे पता लगाएं कि दोनों हैं? और दोनों में से एक है तो कौन सी मैग्नेटाइज है, ये हमें पता करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, एक लाइन बोली थी, रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये लाइन मैंने आपको थ्योरी में बताई थी। यदि ये दोनों आयरन बार्स एक दूसरे के पास ले जाओ और यदि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ये दोनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इफ बोथ द बार्स आर experiencing repulsive force, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करती है? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करती है। If both the bars are experiencing repulsive force when we brought both of them close to each other, एक दूसरे के जब हम इनको पास लाते हैं और यदि ये क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, देन बोथ आयरन बार्स आर मैग्नेटाइज्ड। तो उस केस में दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं, ठीक है। लेकिन यदि अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, बट इफ बोथ experiences अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। तो फिर उस केस में तो एक मैग्नेटाइज होगी, वन मैग्नेटाइज्ड एंड अदर नॉन मैग्नेटाइज्ड। अब प्रश्न यह आ गया कि कौन सी नॉन मैग्नेटाइज्ड है, कौन सी मैग्नेटाइज्ड है। यदि रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं तो दोनों मैग्नेटाइज्ड हो गई, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दोनों आयरन बार यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो फिर उन दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड है और एक नॉन मैग्नेटाइज्ड है। तो फिर कैसे पता लगाएं कि कौन सी मैग्नेटाइज्ड है? देखिए, ये ले ली मैंने बी और मैं ए को ऐसे ले आता हूँ, ये ए बार है, तो ए को मैं मिड पोर्शन पर ले जाऊंगा और फिर एंड्स पर ले जाऊंगा। यदि एक आयरन बार ए को दूसरी आयरन बार बी के ऊपर इस तरीके से वर्टिकल, जैसे ये बी है, ये पेन बी मान लीजिए, और ये जो दूसरा ऊपर पेन दिखाई दे रहा है ये ए मान लीजिए, और ये एक पोल है। इस पोल को पहले इस आयरन बार बी के दोनों एंड्स पर ले जाइए और फिर मिड पोर्शन पर लाइए। यदि आपको कुछ अंतर महसूस होता है, यानी कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि जितना फोर्स एंड्स पर एक्सपीरियंस हो रहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ मिड पोर्शन में फोर्स जो है कम एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मिड पोर्शन में तो जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है और पोल्स पर ज्यादा होती है।
तो यदि चेंज महसूस होता है तो इसका मतलब ए जो है वो क्या है, नॉन मैग्नेटाइज्ड है और बी मैग्नेटाइज्ड है। समझ गए। और यदि बी के दोनों एंड्स पर ए को आप लेकर आए, ए को लेकर के आए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए और यहाँ ले गए, तीनों जगह ले गए, और आपको कोई चेंज महसूस नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, तो उस केस में ए मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, ए मैग्नेटाइज्ड और बी नॉन मैग्नेटाइज्ड, नॉन मैग्नेटाइज्ड। और यदि चेंज आता है, चेंज एक्सपीरियंस होता है कब, जब बार मैग्नेट ए को बी के दोनों एंड्स पर और मिड पोर्शन पर ले जाते हैं। तो यदि हमें फोर्स में जो चेंज एक्सपीरियंस होता है, यदि फोर्स लग रहा है कि एंड्स पर ज्यादा है और मिडिल में कम है, ऐसा अनुभव होता है, तो उस केस में ए जो है, ए क्या हो जाएगी, नॉन मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, ए नॉन मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी और बी हो जाएगी मैग्नेटाइज्ड। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी मैग्नेटाइज्ड है और कौन सी मैग्नेटाइज नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जो बार मैग्नेट होता है उसके पोल्स पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसके मिड पोर्शन पर स्ट्रेंथ कम होती है। तो यदि एक आयरन बार को दूसरे आयरन बार के दोनों एंड्स पर ले जाने पर या बीच में ले जाने पर यदि आपको कोई फोर्स में चेंज एक्सपीरियंस होता है, तो कहेंगे कि ए नॉन मैग्नेटाइज्ड है और बी मैग्नेटाइज्ड है। और यदि कोई चेंज एक्सपीरियंस नहीं होता है फोर्स में, एंड्स पर ले गए तब भी वैसा ही था और बी मिडिल में ले गए तब भी वैसा ही था, तो उस केस में ए मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और बी नॉन मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी मैग्नेटाइज्ड है और कौन सी नॉन मैग्नेटाइज्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the magnitude of equatorial and axial fields? What is the magnitude of the equatorial and axial fields due to a bar magnet of length 5 cm at a distance 50 cm from its midpoint? किसी बार मैग्नेट जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, बार मैग्नेट के सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड क्या होगा। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे रखा है बार मैग्नेट का, ठीक है, 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये तो बड़ा आसान सा है। कह रहा है कि बी एक्सियल क्या होगा और बी इक्वेटोरियल का क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। और ये बार मैग्नेट दे रखी है और ये सेंटर पॉइंट है बार मैग्नेट का, और बार मैग्नेट की जो लेंथ है 2L का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और हम कह सकते हैं 5.0 लिखा हुआ है, 5 लिख सकते हैं उसको। सेंटर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इसके एक्सिस पर है मान लीजिए ये, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी है, इधर भी ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है P। इस सेंटर O से Q का डिस्टेंस ये वाला 50 सेंटीमीटर है और इस सेंटर O से इस एक्सियल पॉइंट P का डिस्टेंस भी क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, और क्या दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट इज गिवन, कितना, इतना दे रखा है, ठीक है। तो बी एक्सियल निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/r³, जानते हो ये बात। तो μ0/4π तो हो गया इतना, इंटू 2 की जगह 2, और m का वैल्यू कितना है 0.40, और r कितना है ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर का मतलब इतना, और क्यूब है तो ये लिख दीजिए। अब सॉल्व कर लो, बी एक्सियल आ जाएगा आपका, बी एक्सियल, ठीक है, बी एक्सियल निकाल लो। तो 2 इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁻⁷ माइनस 2 और 3 है -6, ऊपर जाएगा तो +6, और 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब है इसलिए ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करें तो 0.80
80 इंटू 10⁻⁻², और -7 -6 यानी -1, और नीचे 125 हो जाएगा और 10⁻³ हो जाएगा। तो ये ऊपर 3 है नीचे 3 है, कैंसिल हो जाएगा। 80/125 ये आएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सीएल पर 6.4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इतनी आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये आप जब सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से इतनी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये -2 है ना, हाँ ठीक है, ऊपर ले गए थे। चलिए ये कैलकुलेट करके देखना। इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, μ0/4π m/r³ होता है, m/r³ होता है। तो सिंपली इसका आधा हो जाएगा ना, क्योंकि v इक्वेटोरियल v एक्सियल का क्या होता है, आधा होता है। तो सिंपली ऐसे ही कर लो ना, इसको रखो -7 और /2, तो कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया। ठीक है, और एक्सियल पॉइंट पर निकाल लिया हमने। क्लियर। चलिए जी, ये बात हो गई एग्जाम्पल 5.4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। ये फिगर एक दे रखा है आपको, इसमें ये मैग्नेटाइज निडल P है। ठीक है, ये P एक मैग्नेटाइज निडल है जो कि कहाँ रखी हुई है, एट ए पॉइंट O। ये पॉइंट O है, यहाँ पर रखी हुई है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो एरो है, एरो का डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बताता है। द अदर एरोज शो डिफरेंट पोजिशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज निडल Q। और ये देखिए दूसरी मैग्नेटाइज निडल चारों तरफ रखी हुई है। छह मैग्नेटाइज निडल हैं दूसरी। ये देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये 6 मैग्नेटाइज निडल रखी हुई है। ठीक है, आपको पता करना है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ए पार्ट। दूसरा पार्ट में कि यदि इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का है इन सब में से। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें, क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक मैग्नेटाइज निडल। ये मैग्नेटाइज निडल कौन सी है, P, और कहाँ रखी हुई है, O पर रखी हुई है। ठीक है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से इस बाउंड्री, ये सर्कल, एक मैग्नेटाइज निडल है Q1, और यहाँ पर एक मैग्नेटाइज निडल है Q2, और यहाँ पर एक मैग्नेटाइज निडल है Q3, और यहाँ पर एक मैग्नेटाइज निडल है Q4, और यहाँ पर एक मैग्नेटाइज निडल है Q5, और यहाँ पर एक मैग्नेटाइज निडल है Q6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एरो का डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताता है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था इसका, पार्ट ए, कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, यदि हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, दैट इज इन सेम डायरेक्शन होते हैं। समझ गए ये बात। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट की यदि हम बात करें तो M एंड V बोथ आर एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शंस। इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ये फिजिक्स यदि आपको पता है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट ए, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में ये
इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है निडिल का, इस निडिल का पी निडिल का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप Q1 के साथ देखो, पहले P का Q1 के साथ, तो P का Q1 के साथ देखोगे तो ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है या नहीं? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ और इसका इस तरफ, तो 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं तो भाई P का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ऐसे है और Q1 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में 90 डिग्री एंगल है P और Q1 के। तो P Q1 कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया ना। कैसा हो गया? अनस्टेबल। ठीक है, चलिए। और एक P Q2, P का और Q2 का ये भी तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि P और Q2 भी तो, ये P का है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और Q2 का ये है, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये P Q2 भी क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। दो पता लग गया अनस्टेबल। अब Q3 के साथ देखो, क्या P का Q3 के साथ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? P का डाइपोल मोमेंट ऊपर और Q का नीचे है। P का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर और Q का नीचे है, तो एंटी पैरेलल हुए, तो ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एंटी पैरेलल में तो इक्विलिब्रियम होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, अब P का Q4 के साथ देखो, P का Q4 के साथ देखो, ये P है बेटा, ये जो Q है ये कहाँ पर है? X, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर माना जाएगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो एंटी पैरेलल यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया PQ3। PQ3 क्या हुआ? PQ3 यस, ये क्या है? उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि Q3 आपका कहाँ है? देखो ये P है और P का ये एक्सिस हो गया, ये P का एक्सिस हो गया, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएंगे। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है और ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, और ये Q4 और Q6 एक्सियल पॉइंट पर है। तो PQ1 और PQ2 तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो अनस्टेबल हो गए। ठीक है, तो हालांकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम इधर लेंगे, इसका इधर लेंगे, तो 90 बनेंगे, ये तो अनस्टेबल हो जाएंगे। Q3 के साथ देखो बेटा, Q3 कहाँ पर है? P के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा क्या Q3? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड Q3 का और P का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी PQ3 कैसे हो गए? स्टेबल इक्विलिब्रियम हुए एक तरह से, क्योंकि दोनों के बीच जीरो एंगल आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Q3 कहाँ पर है? P के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। Q4 कहाँ पर है? एक्सिस पर है। एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और ये Q6 भी P के एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा, और ये Q3 जो है P के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस Q3 के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। ये Q5 जो है इसके P के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोजिट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब देखिए अनस्टेबल तो कोई नहीं दिखाई दे रहा हमें। देखो ये स्टेबल आ गया P, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा। टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा, यही तो होता है। टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो जब थीटा इस केस में थीटा 0 है तो टॉर्क 0 यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर और B नीचे यानी साइन 180 हो गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ये PQ4 क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब देखो इसका इसके साथ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो ये ऊपर है और ये नीचे है,
तो एंटी पैरेलल हुए। एंटी पैरेलल होने का मतलब 180 का मतलब माइनस, यानी PQ5, ये PQ5 ये भी अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हुआ ना, 180 के केस में अनस्टेबल हुआ। और ये P का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो Q6 क्या आ गया, स्टेबल आ गया। Q6 क्या आ गया, स्टेबल आ गया। तो देखिए अनस्टेबल और कोई नहीं है, P का Q1 के साथ और P का Q2 के साथ, ये दो कंडीशन अनस्टेबल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 बनते ही ये थीटा 90, देखो ये P का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर, Q1 का ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, लेकिन ये Q1 P के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। और ये P के Q2 भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट होगा और इसके अपोजिट ऐसे होगा। लेकिन M ऊपर की तरफ है और B ऐसे है, 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, और यहाँ भी B ऐसे है और M ऊपर है, तो 90 डिग्री, M और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो PQ1 और PQ2 तो हो गए आपके क्या, अनस्टेबल हो गए, क्योंकि थीटा क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था और ये डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल भी 90 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो स्टेबल कौन कौन से आए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन से आए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया था आपका P का Q3 के साथ स्टेबल है क्योंकि M और B सेम डायरेक्शन में है, PQ3 स्टेबल है, और PQ4 स्टेबल नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे के, PQ5 स्टेबल नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, PQ6 स्टेबल है, एक दूसरे सेम डायरेक्शन में है। तो PQ3 और PQ6 ये हो गए स्टेबल। और अनस्टेबल क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन से हो गए, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है, कौन कौन से हो गए, P का Q4 के साथ, P का Q5 के साथ, ये हो गए अनस्टेबल, P का Q4 के साथ और P का Q5 के साथ, ठीक है। तीसरा, अब कौन सी पोजीशन में, तीसरा जो पार्ट है इस सवाल का वो कह रहा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का है। तो देखो जरा, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का कौन होगा भाई, ये जो है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली स्टेबल इक्विलिब्रियम में से होगी, लेकिन स्टेबल में भी उस इक्विलिब्रियम की, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी जो कि सेम एक्सिस पर है। अब देखिए P और Q3 जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, हालांकि M और B इनका एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वैसे ही P और Q6, ये भी P और Q6 भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन ये दोनों सेम एक्सिस पर हैं, तो वर्क डन कम से कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी किसकी, PQ6 की। समझ में आ रहा है भाई, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उनमें से ही तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, या तो PQ3 की होगी या PQ6 की होगी। अब PQ3 की तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, और ये एक्सियल पॉइंट पर है, P के एक्सिस पर है, इसलिए इसमें वर्क डन 0 होगा। तो मिनिमम लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, PQ6 की होगी, PQ6 की होगी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सवाल आ गया होगा आपको समझ में। चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल था जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए 5.6, मैनी ऑफ द डायग्राम्स आर गिवन। अभी हम देखेंगे कौन कौन से डायग्राम, उनमें से आपको पता करना है, सब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं, थिक लाइंस इन द फिगर रॉन्गली, कुछ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन रॉन्ग ड्रॉ की गई है, आपको वो पता लगाना है कि किस में रॉन्ग है। सम ऑफ देम मे डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली, पॉइंट आउट विच वंस। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन भी बता रही है, तो उनको भी पॉइंट आउट करना है। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, बताइए जरा इस कॉन्फ़िगरेशन क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है,
ये करेक्ट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है इधर जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इधर जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होके इधर जा रही है। तो ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है, और ये क्लोज लूप भी नहीं बना रही है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। बी पार्ट देखिए, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर सकती हैं कि कभी एक दूसरे को काट सकती हैं कि नहीं? तो ये भी रॉन्ग है। सी पार्ट देखिए, ये करेक्ट दिखाई दे रहा है। ये टोरॉइड होता है, टोरॉइड में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये देखिए, ये रही ब्लैक कलर की जो है, ब्लैक कलर की जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, तो क्लोज लूप बना रही है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसमें देखिए ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ एंड्स पर ऐसे नहीं होती। एंड्स पर तो ऐसे कैसे हो जाती है? एंड्स पर यदि हम देखें तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी सोलेनोइड के, ये मान लीजिए सोलेनोइड है बेटा, ये सोलेनोइड है, तो इस तरीके से जाती है एंड्स पर, तो इस तरीके से जाती है। एंड्स पर पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे से दूर होती है एंड्स पर। फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। यहाँ एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन एंड्स पर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। तो इसमें तो पूरा ही पैरेलल दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ई नेक्स्ट वाला देखो, ये करेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट डायग्राम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें देखें तो ये रॉन्ग है, साफ नजर आ रहा है। इधर से तो निकल रही है और इधर से निकल रही है, और देखो इधर फिर आ गई, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इधर से निकल रही है तो इधर से यूं जाके यूं ही तो निकलनी चाहिए, लेकिन इधर निकल रही है फिर इधर आ रही है। ये इधर भी जा रही है और इधर भी आ रही है, ये इधर भी जा रही है, इधर भी आ रही है। ऐसे ही देखो, ये इधर से आ रही है और फिर इधर आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो ये रॉन्ग है। और ऐसे ही ये जी, ये वाला, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं एकदम पैरेलल हैं। एकदम पैरेलल हो सकती हैं क्या? पोल्स पर मैंने आपको बताया, पोल्स पर, चाहे वो साउथ पोल है और चाहे वो नॉर्थ पोल है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। फ्रिंजिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। और यहाँ तो एग्जैक्टली पैरेलल है पोल्स पर भी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको पता होना चाहिए, कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। बताइए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन अलोंग विच ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस। Magnetic field lines shows direction at every point along which a small magnetized needle aligns at the point. Do the magnetic field line also represent the line of force? मैंने बताया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम नहीं कहते, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटा, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं बार मैग्नेट में, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ना कि फोर्स को, क्योंकि फोर्स क्या होता है? Q B क्रॉस B होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताती है। ये फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ध्यान रखिएगा, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स? नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बी पार्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोरॉइड बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यस, अभी देखा था ना आपने डायग्राम, अभी आपने डायग्राम देखा। देखो टोरॉइड में जो टोरॉइड, ये टोरॉइड है, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टोरॉइड के अंदर कन्फाइन होती है, इससे बाहर नहीं जाती ना, इसी के अंदर होती है। जबकि सोलेनोइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक, और सोलेनोइड में तो बाहर भी चले जाती हैं, जैसे मैंने इसमें दिखाया ऐसा होता है सोलेनोइड, इसमें तो बाहर भी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्लोज लूप बनाएगी, बाहर भी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोरॉइड बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनोइड। वाई? यदि स्ट्रेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, यदि ये एंटायरली कन्फाइन हो जाती दो एंड्स के बीच,
किसी सोलेनोइड के दो एंड के बीच में यदि ये कन्फाइन हो जाती, जैसे टोरॉइड में होती है, जैसे टोरॉइड में होती है वैसे ही यदि सोलेनोइड में ये एक कन्फाइन हो जाती है दोनों एंड्स के बीच में, तो जो फ्लक्स है वो क्या हो जाता, नॉन जीरो हो जाता। फ्लक्स क्या हो जाता, नॉन जीरो हो जाता। जबकि फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस मस्ट ऑलवेज बी जीरो। तो किसी भी क्लोज सरफेस से तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए। निकलने वाला जो फ्लक्स है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक टोरॉइड ऐसे इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं टोरॉइड में, ठीक है, और इस टाइप से टोरॉइड के अंदर ही कन्फाइन होती है, ये कन्फाइन होती है टोरॉइड के अंदर ही। जबकि सोलेनोइड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइन नहीं होती, बाहर भी जाती हैं। अगर ये इसी के अंदर कन्फाइन होती, इसी के अंदर कन्फाइन होती, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है बेटा, वो जीरो हो जाता। और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस से वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सॉरी, क्लोज सरफेस के लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए जीरो होना चाहिए। लेकिन ये अंदर कन्फाइन हो जाती है तो ये फाई भी जीरो नहीं होता। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सोलेनोइड के अंदर ही कन्फाइन हो जाती तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं होता, ये नॉन जीरो होता। जीरो के अलावा कोई वैल्यू होती, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोज लूप की हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनोइड के अंदर कन्फाइन नहीं होती। कन्फाइन मतलब केवल सोलेनोइड के अंदर सीमित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता, नॉन जीरो हो जाता। जबकि क्लोज्ड लूप जो बनती है, क्लोज लूप जो बनते हैं, उनका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। पार्ट सी क्या कह रहा है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड, यदि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो हाउ द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ऐसे बन जाता, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाता बेटा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाता यदि मोनोपोल एग्जिस्ट करते, सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो, ठीक है। मैग्नेटिज्म, हाँ सॉरी, ये आपका गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म का, ध्यान है। यदि मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो ये जीरो नहीं होता, यदि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो ये जीरो नहीं होता, ये जीरो होता है। डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो क्लोज सरफेस के लिए। कौन कहता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। लेकिन यदि मोनोपोल्स होते तो फिर मोनोपोल्स के लिए, फॉर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो फिर इस केस में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका वैल्यू जीरो नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ये मॉडिफाई हो जाता। तो ध्यान रखिए, मोनोपोल्स यदि एग्जिस्ट करते तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होता। डाइपोल्स हैं इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, मोनोपोल्स होने पर, सिंगल पोल होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होता, ठीक है। फोर्थ पार्ट, डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ, ना, कभी भी कोई भी बार मैग्नेट खुद के ऊपर टॉर्क नहीं लगाता, खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। डज वन एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, क्या कोई वायर का एलिमेंट, ठीक है, ये वायर का जो एलिमेंट है सेम वायर पर फोर्स लगाएगा, यस लगाएगा, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट वायर में, ठीक है। तो मैग्नेट खुद के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट नहीं करता, मैग्नेट जो बार मैग्नेट होता है वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण खुद के ऊपर टॉर्क नहीं लगाता, लेकिन करंट कैरिंग वायर का कोई एलिमेंट उस वायर के दूसरे एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। पार्ट ई क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू चार्जेज इन मोशन, जब चार्जेज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। कैन ए सिस्टम है मैग्नेटिक मूवमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो, यस ऐसा हो सकता है, ऐसा सिस्टम हो सकता है बिल्कुल, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता, यानी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है चार्ज जीरो होने पर भी, ठीक है। क्यों, कैसे संभव है, यस कैसे हो सकता है, एवरेज ऑफ द चार्ज इन द सिस्टम मे बी जीरो yet the mean of the magnetic movement due to various current loops may not be zero। जो वेरियस करंट एलिमेंट होते हैं उनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है।
क्लियर है? जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हम आगे पढ़ेंगे उसमें ऐसा होगा। तो इंडिविजुअल जो करंट लूप होते हैं उनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता है। इंडिविजुअल जो करंट लूप होते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो करंट लूप बनेंगे, चार्ज टोटल चार्ज जीरो है लेकिन इंडिविजुअली चार्ज के कारण जो करंट है वो जीरो नहीं है, ठीक है। टोटल जीरो इसलिए आ रहा है, नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब टोटल करंट जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि जिगजैग मोशन में है और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी जीरो आती है। लेकिन इंडिविजुअल चार्ज का अपना करंट होता है, ठीक है, करंट लूप डेवलप होते हैं और उन करंट लूप के पास अपना इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल संभव है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है लेकिन चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो ये आज हमने बात की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आपको एक बार फिर देखनी है। फिर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इनके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।